हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि आपका यूपीएसआई का एग्जाम फ्रेंड्स बहुत ही जल्द होने वाला है। तो फ्रेंड्स आज मैं उसी से रिलेटेड आपके लिए एक मैथ का बहुत ही शानदार सा सेशन आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जो आपकी तैयारी को और बढ़िया और अच्छा कर देगा। फ्रेंड्स आज मैं जो क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं वो यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है और अच्छे से हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। और फ्रेंड्स इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको स्किप ना करके आए और फ्रेंड्स हर क्वेश्चन को आप धुआं धुआं करके आए। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलिए फिर फ्रेंड्स देर ना करते हुए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और हर क्वेश्चन को धुआं धुआं करते हैं। तो चलिए फिर फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का बहुत ही शानदार सा सेशन। तो देखिए फ्रेंड्स क्या कहा हमसे पहले ही क्वेश्चन में कि ए बी और सी का जो औसत वजन है वो कितना है, 60 किलोग्राम का है। ठीक है ना, बात समझ में आई। उसके बाद उसने जो बोला था ना ए बी सी यानी तीन का है औसत वजन, तो जरा देखिए ए बी और सी ये औसत वजन है कितना, 60 ग्राम है। और अगर हम इसका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 की गुणा कर दो 3 से, तो 60 दिया 180 ग्राम। क्लियर। आगे कह रहा है कि यदि ए और बी का औसत वजन है कितना, 30 किलोग्राम है। ए और बी का जो औसत वजन है वो कितना है, 30 किलोग्राम। क्योंकि दो है तो दो की से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनेगा, 30 दूनी 60। बात समझ में आई। आगे बी और सी का औसत वजन दिया है कितना, 70 किलोग्राम है। बी और सी का जो औसत वजन है वो कितना है, 70 किलो है। तो 70 की मल्टीप्लाई कर दो फ्रेंड 2 से, तो कितना हो गया, 70 दूनी 140। अब देखिए फ्रेंड्स उसने हमसे पूछा है कि बी का वजन क्या है। तो देखो बी का वजन कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस बी, क्योंकि बी दो बार आ रहा है तो इसलिए दो बार लिख दिया। और जब इन दोनों को जोड़ोगे आप तो कितना होगा, 60 और 140 कितना हो गया, 200। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब इसमें हमें पता था कि ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 180 है। ठीक है ना, तो बस जब बी की वैल्यू निकालोगे तो इस वैल्यू को इधर लाके माइनस ही तो करना होगा, तो कर लीजिए। यानी इस 200 में से माइनस कर दो 180 को, तो कितना आएगा, 20। ठीक है ना, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, वो 20 किलोग्राम होगी। यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना फ्रेंड्स, वेरी गुड भानु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल दिया है। ठीक है, कितना है, 78 दिया है। ठीक है ना, तीन क्रमागत सम संख्या, तो तीन क्रमागत कैसी होंगी फ्रेंड्स, यानी ए बी और सी। ठीक है ना, और चूंकि इनका योगफल है 78, अगर मैं भाग फ्रेंड्स इसको भाग कर दूं 3 से, ठीक है ना, क्योंकि तीन संख्या थी, और अगर 3 से भाग करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये औसत मिल जाएगा। ठीक है ना, तो 3 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, औसत। और औसत क्या होता है, लगातार संख्याओं में हमेशा बीच का नंबर ही तो होता है। तो जरा करो भाग, 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 26 बार। तो ये जो 26 आया ये औसत आया, और औसत हमेशा क्या होता है, लगातार संख्या में बीच का नंबर होता है। ठीक है ना, तो ये 26 कहाँ रहते हैं, बीच में। अब चूंकि सम संख्या है तो इससे अगली जो सम संख्या होगी वो 28 होगी, और इससे पहली वाली जो संख्या होगी वो 24 होगी। बस अब देख लो क्या पूछा था, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखो पहली सबसे बड़ी तो ये हो गई, और दूसरी सबसे बड़ी तो वो खुद औसत वाली हो गई। तो कितना आएगी, 26। यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। प्रीतम जी ऑप्शन बी ही नहीं बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। वेरी गुड इवनिंग प्रीतम जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड भानु जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना बात समझ में आई, क्योंकि उसने दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछी है हमसे इसमें।
क्लियर? तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे। देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा हमसे कि 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र टेनिस खेलते, वो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं, ठीक है। और आगे कहा है कि 5 छात्र ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो पूछा है फिर कि दोनों में से कोई भी खेल ना खेलने वाले छात्रों की संख्या पूछी कि कितनी होगी। तो जरा देखिए फ्रेंड्स, यानी दो तरह के छात्र हैं, एक क्रिकेट खेलने वाले, एक टेनिस खेलने वाले। तो ये तो हो गया क्रिकेट वाले, और ये हो गया फ्रेंड्स टेनिस वाला, ठीक है ना। तो उसने बोला था कि 5 छात्र ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो मैं यहाँ पर 5 रख दूं, क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन ऐसा है जो दोनों खेल खेलने वाला है, ठीक है। आगे कह रहा था 15 छात्र ऐसे थे जो क्रिकेट खेलते हैं, 15 में से 5 तो आ गए, तो बचे कितने फिर? 10। क्लियर? ऐसी सेम टेनिस वाले कितने? 15, जिसमें 5 आ गए तो बचे कितने? 10। तो जब यू कितने खिलाड़ी हो रहे हैं टोटल? तो 10 प्लस 5 प्लस 10, तो ओवरऑल हो गए 25 खिलाड़ी। जबकि थे कितने खिलाड़ी? 40। तो बस इस 40 में से माइनस कर दो 25 को, तो कितने आए? 15 छात्र। यानी 15 छात्र वो ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा फिर? ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्लियर? वेरी गुड इवनिंग रुपेंद्र जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड रुपेंद्र जी, बहुत बढ़िया। और 15 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्लियर? बात समझ में आई ना अच्छे से सबको? तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे। फ्रेंड्स वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को और ग्रुप में अपने शेयर कर दीजिए, और अपने स्टेटस पर भी लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर देखिए क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन, कि एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना। चलिए जी, तो पूरा है कि यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है फ्रेंड्स हमारा? समय बराबर होता है दूरी बटे 4, ठीक है ना। तो दूरी कितनी है हमारे पास? 250 किलोमीटर की थी, और सब चाल कितनी है? वो 50 की है। बस जरा कर लो सब, 0 से 0 खत्म, और 5 से काटेंगे 25 को, तो कितना आ गया? 5। समय कितना आ गया? 5 घंटे। यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना फ्रेंड? समझ आया सबको अच्छे से? वेरी गुड रुपेंद्र जी, वेरी गुड, वेरी गुड भानु जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन थर्ड इसका क्या बन जाएगा फिर? करेक्ट आंसर। क्लियर? तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपनी अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे, कि यदि यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया है, अब कोई औसत दिया है, योग नहीं दिया है, वो कितना है? 132 है। तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए कि पहली और अंतिम संख्या का अंतर कितना होगा। तो जरा देखिए टोटल कितनी संख्या बताइए? 9, क्योंकि लगातार है ना। तो देखो ए बी सी डी ई एफ और जी हो गया, जी एच और आई, ये टोटल 9 संख्या हो गई। अब औसत जो होता है, जब लगातार संख्या होती है तो औसत हमेशा बीच का नंबर होता है। बीच का नंबर कौन सा होगा फिर? ये ई वाला, और वो कितना दिया उसने? 132। अब क्योंकि संख्या कैसी है? सम संख्या है, तो जरा ढूंढो फिर संख्या। तो अगली हो गई 134, फिर 136, फिर 138 और फिर 140। तो अंतिम संख्या कितनी हो गई? 140। और इससे पहली वाली कितनी होगी? ये 130, ये 128, ये 126 और ये 124। तो पहली संख्या कितनी है? 124, और अंतिम संख्या कितनी है? 140। दोनों का अंतर कितना है? 16। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा फिर? करेक्ट आंसर।
क्योंकि उसने यही तो पूछा था कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा फिर करेक्ट आंसर। क्लियर? कहांगे सब जल्दी वाले? रीजनिंग के क्वेश्चन में सब जल्दी जल्दी जल्दी, और मैथ के क्वेश्चन में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। बस एक ही आया रुपेंद्र सिंह और एक प्रीतम जी है, बाकी जल्दी वाले तो मुझे लगे सबकी ट्रेन जो है अलग उस पर चली गई लिखे। वेरी गुड रुपेंद्र जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझ आया ना सबको अच्छे से? समझ आया तो एक बात हम सब जरूर करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दिया करें फ्रेंड। थैंक यू भानु जी, थैंक यू। चलिए फिर देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स हमसे अगला क्वेश्चन, कि चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% की वृद्धि, है ना? वेरी गुड आकाश जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा आप भी थे, बहुत बढ़िया। 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलो चावल जो है वो कम खरीद पाता है, ठीक है ना? तो हमसे कह रहा है फिर कि चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या है, ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखिए फ्रेंड, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 25%। 25% का मतलब कितना होता है फ्रेंड? 1/4। यानी जो है मूल्य क्या हुआ होगा? पहले 4 था, फिर 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया होगा? 5, ठीक है ना? और फ्रेंड्स हम एक चीज जानते हैं, मूल्य जो होता है वो मात्रा का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना? तो मूल्य जब 4 था तो कितना हो गया? 5। तो मात्रा क्या हो गई होगी? घट गई होगी फिर, यानी मात्रा को पलट दो, 5 से 4, तो मात्रा कितनी कम हो गई? पहले वो 5 किलो चावल कर रहा था, अब वो 4 किलो कर रहा है, तो कितना कम हो गया? 1। और वो कितना बता रहा है? 6। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 6। बस अब जिसके बारे में पूछा वो देख लीजिए। तो चावल का प्रति किलो किग्रा प्रारंभिक मूल्य है, तो प्रारंभिक मूल्य की मात्रा कितनी है? 5 ही तो है, तो बस 5 की वैल्यू निकाल लो, कितनी होगी? 6 गुणा 5 का मतलब 30। 30 किलो चावल हो गए, और है कितने? 1200 रुपए। तो बस 1200 को भाग दे दो किससे? 30 से। देखो जीरो से जीरो खत्म, 3 चौक 12, यानी इसका प्रारंभिक मूल्य कितना था? 40 रुपए। यानी ऑप्शन कितना बनेगा इसका? ऑप्शन फोर्थ इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। क्लियर? बात समझ आई इतनी या नहीं आई? वेरी गुड आकाश जी, वेरी गुड, वेरी गुड उपेंद्र जी, वेरी गुड आकाश जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भानु जी। समझ आया सबको अच्छे से? तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे, तो जरा देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन, कि एक दुकानदार जो है वो एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, ठीक है? लेकिन वह छूट वाले मूल्य पर 8% बिक्री का जो है वो कर लगाता है। बिक्री का मतलब सेल टैक्स लगाया उसने, ठीक है ना? टैक्स दिया है। वो कह रहा है यदि ग्राहक जो है बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 रुपए का भुगतान करता है, तो अंकित मूल्य पूछा है कि कितना होगा। तो जरा देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोला उस वस्तु का अंकित मूल्य ₹1 था, ठीक है? उसने 10% की छूट दी। 10% की छूट मतलब 90, 90/100, और फिर उसने लगाया है सेल टैक्स 8% का, यानी 8% ज्यादा दिया होगा, तो यानी कितना हो गया? 108/100। और बता रहा फाइनल कितने रुपए दिए हैं उसने? 34,020 रुपए, ठीक है ना? तो जरा करो सॉल्व, जीरो से जीरो खत्म, ठीक है ना? 9 से काटेंगे तो कितनी बार? 9 तिया 27, बचा कितना है यहाँ पर? 9 तिया 27 में 7 70, 9 सत्ते 63, बचा 7 72, 9 अट्ठे 72, जीरो आ गया। क्लियर? बात समझ में आई कि चीज या नहीं आई? तो जरा देखो फिर और कितने से काट सकते हैं हम इसे? 9 से काट लो, 9 से काटेंगे तो 12 बार, और 9 चौक 36, बचा कितना? 1, 9 दूनी 18, 420 आ गया।
तो जरा आप देखो, 12 कम 12, 12 तिया 36, बचा कितना 6, 60, 12 पंजे 60, यानी 35 बार। क्लियर? तो बस अब देख लो कितने जीरो हैं, 1 और 2 और 1 3, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 35 गुणा 1000, तो मतलब 35,000। तो उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कितना था, 35,000 रुपए था। यानी ऑप्शन फोर्थ इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ आई बात इतनी चीज? वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, वेरी गुड प्रीतम जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन फोर्थ इसका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर। वेरी गुड आकाश जी, वेरी गुड। समझ आया सबको अच्छे से? तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपनी अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे कि एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है, ठीक है, और 5 अंकों से वो अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है, ठीक है। 20% अंक तो वो लाया और 5 अंकों से फेल हो गया, यानी 5% और लाता तो फेल हो जाता, ठीक है। आगे एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है, ठीक है, और वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी 30% तो वो लाया, जो पास होने के लिए मिनिमम अंक चाहिए थे उससे वो 20 अंक ज्यादा लिया है। तो कह रहा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंटेज क्या है, फिर ये हमसे ये पूछा गया। तो जरा देखिए, जब भी कभी फ्रेंड्स ऐसी बात आए तो हमेशा परसेंटेज को क्या करो, माइनस करो, यानी 30 में से घटा लो 20 को, ठीक है ना। समझ में आई इतनी चीज? और अंकों को देखो कि वो एक बार तो हो रहा है फेल और अगली बार वो प्राप्त कर रहा है ज्यादा। तो जब एक बार वो फेल हो रहा है और एक बार ज्यादा प्राप्त कर रहा हो, ठीक है ना, अपोजिट है, तो इन दोनों को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, ठीक है ना। अगर यहाँ भी फेल होता और यहाँ भी फेल होता तो घटा लेते, और यहाँ ज्यादा होता और यहाँ भी ज्यादा होता तो भी घटा लेते। बस अपोजिट है तभी जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो जरा देखो कितना बनेगा, तो 20 और 5 25, और 30 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10%। तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 25। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25/10, मल्टीप्लाई कर दो 100, तो पेपर निकल के आ जाएगा पेपर कितने नंबर का था, तो 25 दाई 250, 250 नंबर का तो पेपर था। लेकिन वो ये कह रहा है कि हमें उत्तीर्ण होने के लिए परसेंटेज चाहिए, कि परसेंटेज कितना है, तो 20% तो ला रहा था, 5 अंकों से तो फेल हो रहा था। तो जरा एक काम करो, इस 250 का पहले 20% निकालो तो कितना बनेगा, तो 25 दूनी 50, तो ये हो गए। अगर वो 5 और ले आएगा तो वो पास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो नंबर में कितने चाहिए उसे, 55, लेकिन ये नंबर है परसेंटेज नहीं है। तो बस कैसे बात बनेगी अब कि 55/250 मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो बस यहां से पास होने का मिनिमम परसेंटेज पता चल जाएगा। देखो जरा कितना बनेगा, 0 से 0 खत्म, ठीक है ना, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, क्लियर। और 55 दूनी कितने हो, सॉरी 5 से काट लो इसे, 55 को 11 बार और 11 दूनी 22, तो 22% चाहिए फिर उसको हमें, ठीक है ना। आवश्यक जो परसेंटेज थी पास होने के लिए वो कितनी थी, 22%, यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ आई बात है पीछी? वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। वेरी गुड रुपेंद्र जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चनों को आप जो है अपनी कहीं भी एक नोटबुक में लिख लिएगा, ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है, ठीक है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जो है बढ़िया रहेगा आपके लिए, उतना ही जो है सिलेक्शन की आप ज्यादा करीब पहुंचोगे, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा कि एक रेलगाड़ी है, दो रेलगाड़ी जो क्रमशः 59 किलोमीटर पर घंटा और 32 किलोमीटर पर घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं, ठीक है। और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है ना। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, ठीक है ना। तो लंबाई, तो देखो लंबाई कैसे बात बनेगी, दूरी निकालनी, कहने का मतलब ये। तो दूरी बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, चाल गुणा समय,
है ना। और क्योंकि वो दोनों कैसी जा रही थी, समान दिशाओं में थी, तो चाल को क्या कर लेते हैं, माइनस 59 में से 32 को घटा लीजिए, मल्टीप्लाई करो 5/18 से। क्यों, क्योंकि किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18। मल्टीप्लाई कितने सेकंड में पार करा, 16 में, है ना। तो बस करो जरा सॉल्व, कितना बनेगा, 9 में से 2 गए 7, और 5 में से 3 गए 2, 27 गुणा 5/18 मल्टीप्लाई ना 16, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से काटेंगे 16 को कितनी बार, 8 बार, कट गया। आगे देखो बस 3 बन गए 15, 15 अट्ठे 120, कितना आ गया, 120 मीटर। यानी ऑप्शन फोर्थ इसका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, बात समझ में आई, बात इतनी या नहीं आई। ऑप्शन फोर्थ इसका क्या होगा फिर, करेक्ट आंसर। वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, वेरी गुड रुपेंद्र जी, वेरी गुड प्रीतम जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन फोर्थ इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपनी अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे कि 2 प्रकार के चावल हैं, ठीक है ना। 2 प्रकार के चावल की दर एक 11 रुपए प्रति किलो है और एक 21 रुपए प्रति किलो है, ठीक है ना। और उन दोनों को मिलावट करने के बाद 17 रुपए प्रति किलो की दर से मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात ज्ञात है ना। अनुपात निकालना, देखो कैसे बनेगी बात, ये ए चावल है, ये बी चावल है। पहले वाले चावल का रेट 11 था, दूसरे वाले चावल का रेट 21 था, और दोनों को मिलाकर बेचना है 17 रुपए के हिसाब से। क्या क्या 17, तो बस करो जरा सॉल्व, आएगा किस में से 17 जाएंगे कितने बचेंगे, 4, और 17 में से 11 जाएंगे तो बचेगा कितना, 6। क्लियर, काटो जरा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2:3, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा उन्हें, 2:3 में मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। बात समझ में आई अच्छे से या नहीं आई, ठीक है ना फ्रेंड्स, बात समझ में। वेरी गुड प्रीतम जी, वेरी गुड, वेरी गुड भानु जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपनी अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा कि 12.5% की दर से ये एक धनराशि कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, 2 गुना करने के लिए एक हमारे पास समय था, एसआई में गुने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या, n-1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन ई या आर। मतलब समय देगा तो दर पूछ लेगा, और दर देगा तो फिर समय पूछ लेगा। हमसे क्या पूछा है, कितना समय, समय निकालना है, तो उसने दर दी है हमें 12.5%, बस तो सॉल्व करो। और कितना करना है, 2 गुना करना है, दुगना मतलब यानी एन की वैल्यू दी है उसने, तो 2 रख दो बस, मल्टीप्लाई 100 अपॉन 12.5, है ना। पॉइंट हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। काट लो बस, 125 ही कम, 125, 125 अट्ठे 1000। क्लियर, बात समझ में आई। 2 में से गया एक, एक, और एक की गुणा जब 8 से करोगे तो कितना आ गया, 8 वर्ष। यानी 8 वर्ष में वो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यानी ऑप्शन फोर्थ इसका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, वेरी गुड प्रीतम जी, वेरी गुड, वेरी गुड भानु जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन फोर्थ इसका क्या बनेगा फिर, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। समझ आई बात इतनी चीज, तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे, देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा हूं हमसे अगला क्वेश्चन, कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 6, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचाए, ठीक है ना। अब 3 शेष बचाने हैं तो यानी मतलब उस संख्या में 3 फालतू लिखा हुआ होगा, तो एक काम करो, पहले इस 3 को ही कम करो, यानी इन संख्या में से सब में से क्या कर लो,
3 घटाओ, और जो घटाने के बाद संख्या आएगी वो देखो जरा क्या आएगी भले। 501 में से 3 गए 498, और 510 में से 3 गए 507, और ये बचेगी 504, और ये बचेगी 501। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब ये जो संख्या निकल कर आई, ये वो संख्या है जो 4, 6, 8, 9 से विभाजित होगी। अब फ्रेंड्स एक चीज देखिए, या तो इन सबका एलसीएम निकालो, या फिर क्या होगा, एक तरीका मैंने आपको सिखाया था कि ऐसी संख्या ढूंढो जो इन सबसे कट रही है। तो सबसे पहले 4 का रूल, 4 का रूल क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए। क्या यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट कट रहे हैं, 98 तो 4 से कटता ही नहीं, खत्म कर दो। ठीक है ना, पूरा ही ऑप्शन खत्म हो जाएगा। वो फिर 7 कटता है 07, नहीं कटता, खत्म। ये कट जाएगा, हाँ इससे बात बन जाएगी। एक कटेगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन बन गया फिर, ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बच गए ना, बच गए हमें एलसीएम निकालने से। नहीं तो हमें इन सब संख्या का पहले क्या करना पड़ता, एलसीएम निकालना पड़ता। समझ आई जी। हमने अपने जो है, जो हमने आपको रूल पढ़ाए थे विभाज्यता के नियम, कि कौन सी संख्या किससे कटती है, हमने वो यूज किया यहाँ पर। ठीक है, और देखो क्वेश्चन कैसे चुटकियों में सॉल्व हो गया। लेकिन ये तभी है जब हमें चीजें याद हैं अच्छे से। ठीक है ना, वेरी गुड भानु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपनी अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा कि यदि 30 टेबल का जो लागत मूल्य है वो 40 टेबल के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। ठीक है ना, 30 टेबल का जो सीपी है वो 40 टेबल के एसपी के क्या है, इक्वल है। क्लियर, तो जरा सॉल्व करो। तो सीपी अपॉन एसपी क्या हो जाएगा, 40/30। क्लियर, बात समझ में आई किसी। तो देखो 0 से 0 खत्म। तो मतलब कहने का ये है, 4 रुपए की खरीदी और 3 की बेच दी, तो कितने रुपए का नुकसान हो गया, 1 का नुकसान। किससे हुआ, 4 से। मल्टीप्लाई कर दो 100, तो यहां से क्या निकल कर आया, लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज में कितना आएगा 4 से भाग करने पर, 25%। कितना है, 25% का लॉस हो जाएगा उसको फिर। यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, बात समझ में आई इतनी चीज। वेरी गुड प्रीतम जी, वेरी गुड, वेरी गुड भानु जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपनी अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे कि 67 मीटर लंबी ट्रेन जो है वो 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार कर देती है। ठीक है ना, 67 मीटर लंबी ट्रेन जो है वो 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ठीक, तो ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात है ना, यानी व्यक्ति को पार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ट्रेन की चाल निकालो, और चाल बराबर क्या होता है, वो होता है दूरी बटे समय। है ना, तो दूरी कितनी है, 67 मीटर तो लंबी ट्रेन थी, और 33 मीटर लंबी सुरंग थी। बस दोनों को जोड़ के 10 से भाग करो, तो जरा देखो कितना बनेगा, 7 और 7, सॉरी 33 है, तो जब जोड़ोगे तो 7 3 10, 6 3 9 और 1 10। ठीक है ना, बटे में 100, तो कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड की क्या आ गई उसकी स्पीड आ गई ट्रेन की। अब वही कह रहा था कि 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए उसने बोला जरूर है कि 65 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो पार किसको कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है। और जब व्यक्ति को पार करती है तो दूरी सिर्फ ट्रेन की होती है। तो बस समय बराबर क्या निकालोगे आप फ्रेंड्स, दूरी बटे चाल। ठीक है ना, दूरी तो मैं पता ही है कितनी थी ट्रेन की, 67, और चाल कितनी आई 10। जब ये सब भाग दोगे तो कितना आएगा, 6.7 सेकेंड। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन थर्ड इसका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, बात समझ में आई किसी या नहीं आई। वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। है ना फ्रेंड्स,
तो चलेंगे फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में। देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा हूं हमसे अगला क्वेश्चन कि एक वर्ग बताया है, ठीक है ना, जिसका परिमाप है कितना 48 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल पूछा कि क्षेत्रफल क्या हुआ। तो सबसे पहले तो है वर्ग का परिमाप। क्या होता है फ्रेंड्स, वर्ग का परिमाप क्या होता है। वो होता है 4a। और ये कितना बताया उसने 48। 4a की वैल्यू कितनी हो गई 48। जरा काटो 4 से कितनी बार कटेगा 12 बार। तो a की वैल्यू क्या हो गई 12। ये a क्या है भुजा है। और वर्ग का क्या पूछा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है भुजा की घात 2। तो बस 12 का स्क्वायर कर लो। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। बस हमें यहाँ पर याद तो याद रखने की चीज थी वो ये था कि वर्ग का परिमाप क्या होता है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि 2D और 3D से जो क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है ना। वेरी गुड भानु, वेरी गुड, वेरी गुड प्रीतम जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। क्लियर। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपनी अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे कि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए, ठीक है ना, और 455 छात्र वो फेल हुए। तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे ये हमसे पूछा गया है। तो जरा देखिए फ्रेंड्स, परीक्षा में टोटल कितने छात्र थे 100 मान लिए। इसमें से 35% तो क्या हो गए पास, ठीक है। तो फिर फेल कितने हुए तो जरा घटा लो। कितने बचेंगे 55, ठीक है ना, या 65। 65 क्लियर। तो ये 65% क्या होंगे फेल वाले होंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई। और उसने फेल वालों की संख्या बताई कितनी है 455। तो बस 65 की वैल्यू रख दो कितने के बराबर 455 के। तो एक बराबर कितने हो जाएगा 65 एकम 65 और 65 सत्ते कितना बनेगा 455। तो एक की वैल्यू 7 तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई 700, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा फिर ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ आई बात फ्रेंड्स, इतनी चीज या नहीं आई। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना फ्रेंड। देखिए फ्रेंड एग्जाम यूपी पुलिस में मैथ के क्वेश्चन भी इतने हार्ड नहीं आते। अगर बच्चे की कैलकुलेशन बढ़िया है तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बस इंपॉर्टेंट है बस थोड़ा सा टाइम को ध्यान रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जहां आप घबरा गए वहीं क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है आपको, ठीक है। बस अच्छे से तैयारी करिए और हर क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार आप जरूर करिएगा, ठीक है। जरा देखिए वेरी गुड प्रीतम जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जरा देखिए फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे कि एक दुकानदार है जो घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है, ठीक है। यदि वह छूट 7% देता तो लाभ के रूप में 15 रुपए कम कमाता, ठीक है ना। जरा देखो समझो, मैंने कहा कि घड़ी का मूल्य 100 रुपए था, ठीक है। 5% की छूट देगा तो कितने की बिकेगी वो 95% की। क्लियर। और अगर वो 7% की छूट देता तो कितने की बिकती 93% की, मतलब 93 की। तो कितने रुपए का नुकसान हो रहा है उसको 2 रुपए का। क्लियर। और वो बता रहा 15 रुपए का। तो 2 बराबर 15 के। तो 1 बराबर कितने के 15/2 मल्टीप्लाई कर लो 100 से। तो बस जरा देखो 2 से काटेंगे 50 को, 100 को तो 50 बार, और जब 15 की मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो कितना होगा 15 पंजे 75, यानी 750 रुपए था उस घड़ी का अंकित मूल्य। यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या बनेगा करेक्ट आंसर।